नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमनिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज दिवाली का दिन है बच्चों, बड़ी खुशी का दिन है। इस दिन भगवान श्री राम 14 बरस के वनवास के बाद अब अयोध्या वापस आए थे। बीच बीच में क्योंकि पटाखे भी चल रहे होंगे, आपको शायद थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी होगी। चलो कोई बात नहीं। पर बच्चों, आज चाहे दिवाली है पर मैं फिर भी अपनी ये लेक्चर्स की सीरीज़ को टूटने नहीं दूंगा। आप भी कोशिश करना, जैसे मर्ज़ी करके कोई भाई बहन किसी का रिश्तेदार का, जब तक आप पढ़ते हो बच्चों, कहीं पे भी कोई प्रोग्राम हो, मोस्टली आप अवॉइड करना, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और आपका लक्ष्य क्या होता है बच्चों कि आपने अपना जब तक लक्ष्य हासिल नहीं करना तब तक आपने अपना ध्यान भटकने नहीं देना। इसी अच्छी सोच के साथ मैं आज का लेक्चर शुरू कर रहा हूं, जहां पर बच्चों हम एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर सीरीज़ में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सभी सॉल्यूशंस देखेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अलावा कई बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक हम लें कौन सी ना लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो बच्चों आप ज़रूर करो। इसके साथ आपका थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन है बच्चों ये। एक्सरसाइज 8.2 एग्जाम्पलर का बच्चों ये 7th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी कंटिन्यूसली नहीं चलेगी बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो सभी क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री पूरे चैप्टर के मिक्स दिए हुए हैं। क्योंकि ये हमारे लेक्चर सीरीज़ हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो मैं इस लेक्चर सीरीज़ में बच्चों सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। फिर उसको हम अलग से एक लेक्चर सीरीज़ बनाएंगे। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है बच्चों। ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, मगर मोस्टली स्टूडेंट्स को ऐसे कॉन्सेप्ट्स में बड़े क्वेश्चन करते हुए दिक्कत होती है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्वेश्चन ये है बच्चों, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर इज इंक्रीजिंग। यहां पर कोई भी रॉड हो, धूप में आप देखते होगे, आप जब भी धूप में खड़े हो जाओ, आप ही खड़े हो जाना तो आपको अपना साया नज़र आएगा। वो साया ज़मीन पर होगा बच्चों। अब वो देख रहे हैं कि अगर ये शैडो 1 है, ये लेंथ ऑफ शैडो है, जैसे ये इंक्रीज कर रही है, अब लेंथ शैडो 2 हो गई। जैसे जैसे सन नीचे आएगा आपकी छाया लंबी होती जाएगी। क्वेश्चन ये है बच्चों, ये हमारे एंगल्स ऑफ एलिवेशन है। इसे आप θ1 मान लो, इसे आप θ2 मान लो। इफ़ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज इंक्रीजिंग देन द एलिवेशन ऑफ सन इज आल्सो इंक्रीजिंग। वो कह रहे हैं बच्चों कि जब जब ये लेंथ लंबी होती जाएगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। नहीं बच्चों, ये आप विजुलाइज भी कर सकते हो। और दूर आ जाओ आप शैडो से तो ये एंगल और कम हो जाएगा। देख रहे हो आप, इसलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। वैसे भी क्वेश्चंस करते हुए बच्चों मैं आपको कई बार समझाता रहता हूं कि अगर एक ट्रायंगल में राइट एंगल की तरफ हम जाएंगे तो वहां एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा। इसको आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। आप एक रूम में जहां पर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो बच्चों, एक दीवार की साइड में आप खड़े हो जाओ, वहाँ से दीवार के दूसरी तरफ सामने वाले पोर्शन में ऊपर जो आपका कॉर्नर है उसकी तरफ आप बढ़ते जाओ तो आपकी आंखें ऊपर होती जाएंगी, और जैसे जैसे आप पीछे होते जाओगे तो आपकी आंखें नीचे होती जाएंगी। समझ गए बच्चों? दिस इज योर आंसर। इसे आप पोज करके नोट कर लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का 8th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले इसमें फिजिक्स का एक लॉ एप्लीकेबल होगा, जिसे मैं आपको समझाना ज़रूरी समझता हूं बच्चों। आप क्या करो, आप अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम में, जहां पर आप तैयार होकर रोज़ सुबह अच्छे से खाना खा के अच्छा ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाते हो बच्चों, उस
शीशे के सामने आप खड़े हो जाना, ऐसे जैसे मेरे सामने ये शीशा है वहाँ पे आप खड़े हो जाना। फिर आप अपने इमेज को शीशे में देखते हो तो आप एक बात नोट करना बच्चों, जैसे हम शीशे के नज़दीक जाएंगे तो आपकी इमेज आपको ऐसे नज़र आएगा, वो भी आपकी तरफ आ रही है। और जैसे आप शीशे से पीछे हटते जाओगे तो आपको शीशे में नज़र आएगा कि आपकी इमेज भी पीछे हटती नज़र आ रही, आपको ऐसा लगेगा बच्चों आपको। ये फिज़िक्स का लॉ होगा जिसमें ये बोलते हैं इमेज इज़ एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ फ्रंट ऑफ इट। इसका क्या मतलब है बच्चों कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर से होगा वही डिस्टेंस उसकी इमेज का प्लेन मिरर से होगा। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो ये एक प्लेन सरफेस है बच्चों, और अगर आप कोई बंदा यहाँ खड़ा है, वो अपनी इमेज उसको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये उसकी इमेज हो गई, ये पर्सन है बच्चों। तो ये पर्सन जितना इस शीशे से दूर होगा उतनी ही इसकी इमेज इस शीशे से दूर होगी। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। पुराने ज़माने में राजा महाराजा जब हुआ करते थे, जब शीशे का इजाद नहीं हुई थी, तब वो क्या करते थे बच्चों, एक खड़े पानी में, एक झील में, कि जहाँ पर पानी खड़ा हो वहाँ पर वो अपना अक्स देखते थे। आपको भी अब आते जाते कभी घूमने गए हो तो पानी में आपको अपना अक्स नज़र आता होगा। अब ये कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इसे आप नोट कर लो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, अब ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। इसके ऊपर एडिशनल से मैं 2-3 क्वेश्चन आपको अलग लेक्चर में प्रैक्टिस करा दूंगा। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ लेक। पहले तो मैं लेक बनाता हूँ। ये बच्चों मैंने एक लेक बना ली, आपका टाइम सेव हो जाए इसीलिए मैंने पॉज करके ये लेक बना ली। ये इसका वाटर लेवल है बच्चों, पानी की अपर सरफेस। अब यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक ये मुझे डिज़ाइन से थोड़ा पिक्चर बनाने में अच्छा लगता है। ये कोई बोट है बच्चों, इसके यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है और यहाँ हवा में कहीं पर ये एक बादल है बच्चों, क्लाउड है, और ये बंदा इस क्लाउड को पहले देख रहा है। पहले तो आप इसकी डायग्राम बना लो, इस क्लाउड से इस लेक की सरफेस की तरफ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बच्चों। ये वाली साइड इस वाटर सरफेस के पैरेलल होगी। ये वाला एंगल आप θ1 ले लो। ये ऊपर की तरफ देख रहा है, इसीलिए ये इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बच्चों इसी बादल का, ये क्लाउड है जो, इसी का पानी में रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर इसको पानी में भी ये इसका अक्स देख रहा है बच्चों। अब इसको नीचे तक ले जाओ, आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई। ये इसका इमेज है बच्चों बादल का, और इसी पैरेलल लाइन से ये इसको नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसको आप θ2 मान लो। ये अब हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स नीचे की तरफ देखना। समझे बच्चों? अब क्वेश्चन में क्या है, इफ ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म 3 मीटर अबव द लेक। अब जो ये बोट के ऊपर खड़ा है, हवा में तो होगा नहीं, बोट तो मैंने वैसे बना दी, पर ये कॉमन सेंस है। ये लेक से 3 मीटर ऊपर बोट पर ही खड़ा होगा बच्चों।
यहाँ से एक तो ये बादल को देख रहा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 मान लिया, यहीं से इसके इमेज को पानी में देख रहा है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने θ2 मान लिया। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने ये चेक करना है बच्चों कि θ1 इज इक्वल टू θ2 है या नहीं है। आइए देखते हैं बच्चों। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले तो हम इसकी नेमिंग कर देंगे ताकि ट्राइंगल को सॉल्व करते हुए हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ए बी सी डी हमने डायग्राम बना दी, ये भी राइट एंगल होगा। अब बच्चों यहाँ से इस पर्सन से सी से लेके बी तक का डिस्टेंस आप x मान लो। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर मैं A से B का डिस्टेंस y मानूंगा तो B से यहाँ तक डिस्टेंस, इसे E मान लो पॉइंट को, जो पानी के लेवल की सरफेस को टच करेगा। ये पॉइंट BE कितना है बच्चों? जितना ये 3 मीटर अबव सी लेक के ऊपर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो ये आपका 3 मीटर होगा। अब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी हो गई? यहाँ से यहाँ तक y था, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये आपके पास y प्लस 3 हो गया। अब जो मैंने बोला था, कॉन्सेप्ट समझाया था कि जितना ऑब्जेक्ट शीशे से दूर होगा उतनी ही उसकी इमेज शीशे से दूर होगी। तो दिस सरफेस ऑफ द लेक विल बिहेव लाइक अ मिरर। तो ये बादल जो ए पॉइंट पे है वो इस सरफेस से कितना दूर है बच्चों? टोटल y प्लस 3 हो गया। अब जो ये क्लाउड है, इसकी इमेज है, ये यहाँ से कितनी दूर होगी बच्चों? ये y प्लस 3 होगी। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। अब थोड़ा सा पोर्शन और समझना रह गया आपके लिए। तो फिर बच्चों जो हमारे दो ट्राइंगल बनेंगे ए बी एंड सी, इसमें तो ए बी हमारे पास y आ गई। अब हम जब राइट ट्राइंगल में सी बी और डी की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बच्चों? बताओ ज़रा, सोचो। यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक y प्लस 3, तो ये दूरी हमारी हो गई y प्लस 6 मीटर। ये समझना था, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। समझ गए बच्चों आप? अब हम ट्राइंगल्स में आएंगे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर ओवर बेस विल बी इक्वल टू tan of θ1 जिससे tan θ1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई? ए बी है हमारी y और बी सी है हमारी x। ये आ गया हमारे पास tan θ1। इसको 1 नंबर दे के छोड़ दो आप। अब बच्चों निचले राइट एंगल ट्रायंगल बी सी और डी में आ जाओ आप। अब tan θ2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ये थीटा है बच्चों, इसके सामने वाली साइड ये है बी डी। इसकी लेंथ कितनी है? पहले लिख दें, बी डी ओवर बेस है हमारी बी सी। अब बी डी की लेंथ बच्चों हमने निकाल ली y प्लस 6 ओवर बेस x। ये हमारा tan θ2 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो आप। tan θ1 हमारे पास y/6 है, tan θ2 हमारे पास y प्लस 6/x है। सॉरी, tan θ1 y/x था। अब इन दोनों को देखो तो राइट हैंड साइड में यहाँ y ओवर x है, यहाँ y प्लस 6 ओवर x है। मीन्स इनकी राइट हैंड साइड सेम नहीं हुई तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम नहीं होगी। तो tan θ1 विल नॉट बी इक्वल टू tan ऑफ θ2। अगर ये इक्वल नहीं है तो एंगल भी सेम नहीं होंगे।
तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा फॉल्स। समझे आप? अब इसे आप पॉज करके नोट कर लो। कॉन्सेप्ट तो यही था, ये तो आप निकाल ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है बच्चों हमारा एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पलर में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर इज 30 डिग्री। बच्चों यहाँ कहीं पे कोई टॉवर है जिसका इसकी ज़मीन से अगर किसी पॉइंट से एंगल देखें हम तो ये 30 डिग्री है बच्चों। थोड़ा सा डायग्राम ज़्यादा बड़ी बन गई, हमें ऊपर स्पेस नहीं मिलेगी। आप यहाँ से बना लो बच्चों 30 डिग्री। ये हमारा 30 डिग्री है। अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ टावर इज डबल्ड, यहाँ पहले इसकी लेंथ को आप कैपिटल H मान लो। क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर हम इसकी ऊंचाई को डबल कर दें, मीन्स जितना H था उतना ही ऊपर H आ गया, तो ये अब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों? 2H हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर दो आप। अब इसके पॉइंट्स ले लो, दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C, दिस इज योर D। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? ये एक टावर है बच्चों, पहले इसकी हाइट H थी तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर हम इसकी हाइट को डबल कर दें तो क्या ये एंगल भी डबल हो जाएगा? मतलब हमें ये देखना होगा कि क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा और नॉट, 60 डिग्री और नॉट, ट्रू और फॉल्स ये है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप छोटे ट्रायंगल में आओ, यहाँ BC को आप X मान लो बच्चों। इन ट्रायंगल BDC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाई बेस। बेस कितनी है हमारी H। tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3 होती है, तो ये H ओवर X के बराबर आ गया। यहाँ से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके X आ गया H√3, इसे आप 1 नंबर दे दो। अब आप बड़े ट्रायंगल में आ जाओ बच्चों। इन ट्रायंगल ABC, इसमें आपने ये एंगल पता करना है, हम देखेंगे ये 60 आएगा कि नहीं। यहाँ से आप एंगल tan थीटा समझ लो, अभी 60 डिग्री तो हम देखेंगे, अगर आ गया तो डबल प्रूव हो गया, इसका आंसर यस हो जाएगा। tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है अब 2H, बेस कितनी है हमारे पास X, तो tan थीटा की वैल्यू 2H ओवर X आ गई। X की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो फ्रॉम 1, tan थीटा इज इक्वल टू 2H ओवर H√3। अब यहाँ से H कैंसिल हो गया, ये आपके पास 2/√3 है। डबल होने के लिए tan 60 होना चाहिए था। tan 60 डिग्री कितना है बच्चों हमारे पास? √3, लेकिन ये tan थीटा तो 2/√3 आ गया, इसीलिए इसका आंसर है बच्चों फॉल्स, डबल नहीं होगी। अगर हम टावर की हाइट को डबल कर दें तो एंगल ऑफ एलिवेशन डबल नहीं होगा बच्चों, समझे? इसे आप पॉज करके नोट कर लो। एक्सरसाइज 8.2 NCERT एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास एक टावर है बच्चों, ये एक टावर है बच्चों, इसको नाम दे दो आप A B C। इसका कोई एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो आप
थीटा डिग्री है, इसकी हाइट को आप h मान लो और बेस को आप x मान लो। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, अगर हम इसकी हाइट को भी 10% इंक्रीज कर दें, यहाँ पर आ जाएगा a डैश, और इसकी बेस से भी 10%, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस भी हम 10% इंक्रीज कर दें, इसको आप c डैश नाम दे दो, तो ये हमारा नया एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा बच्चों इस ट्रायंगल में। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों थीटा 1 और थीटा 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये देखते हैं बच्चों। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आप समझ लेना। देखो ये h है बच्चों, यहाँ हमने 10% राइज किया है, कितना इंक्रीज किया है बच्चों, 10% ऑफ h कितना होगा, 10% ऑफ h विल बी इक्वल टू 10/100 इंटू h, ये आ गया आपके पास h/10, इतना पोर्शन बच्चों आपका h/10 हो गया। तो इस बड़े a डैश b और c डैश में ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, ये होगी हमारे पास, ये h थी, ये h+10, h+h/10 विल बी इक्वल टू 11h/10, ये समझे आप। अब उसी तरह से ये x था बच्चों, ये 10% राइज कर गया, अब 10% ऑफ x कितना होगा, इसी तरह से 10% ऑफ x भी x/10 होगा, ये हमारा x/10 है बच्चों। तो इस बड़े ट्रायंगल में ये साइड कितनी हो गई हमारी, x + x+10, ये भी आपका 11x/10 हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में बच्चों पहले तो आप tan θ1 निकालो, tan of θ1 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ट्राइंगल लिया हमने पहले ABC, tan θ परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपके पास h और बेस आपके पास x, tan θ1 की वैल्यू बच्चों h/x आ गई। अब आप बड़े ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल a डैश b और c डैश, इन ट्राइंगल a डैश b और c डैश, परपेंडिकुलर tan θ2 की वैल्यू, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, ये टोटल, ये ए बी कितना हो गया 11h/10। अब नीचे बेस बी सी डैश कितनी होगी 11x/10। अब क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, इसे आप इसको करना आपको आता है बच्चों, निचले वाला जो आपका फ्रैक्शन है इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 11 से 11 काट गया, 10 से 10 काट गया, ये आपका h/x भी आ गया। अब tan θ2 की वैल्यू आपके पास h/x आ गई बच्चों, इसे आप 2 नंबर दे के छोड़ दो। 1 नंबर में क्या था, tan θ1 की वैल्यू h/x, 2 नंबर में tan θ2 की वैल्यू x/h। मतलब 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो tan θ1 आपका tan θ2 के बराबर आ गया, और यहाँ से θ1 आपका θ2 आ गया। इस बात को ध्यान से समझ लो बच्चों। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, इसका आंसर तो ट्रू आ गया कि यहाँ हमने tan की कटिंग नहीं की हुई बच्चों। इसका एक्चुअली मतलब क्या है, tan ऑफ एंगल। अगर एक मैंने क्या समझाया था कि किसी भी पर्टिकुलर गिवन एंगल पर tan की वैल्यू फिक्स होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशो, sin थीटा भी फिक्स होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो, cos थीटा भी फिक्स होगा, परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो। तो रेशो फिक्स है बच्चों, ये हम काटते नहीं हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे इनकी वैल्यूज हमेशा सेम आएगी। इसका मतलब है tan θ1 = tan θ2। अब आप इसको ध्यान से नोट कर लो।